हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 11वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 1 भौतिक जगत का भाग 2 को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जिसका विषय है भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना, अंग्रेजी में स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले इसमें भौतिकी का प्रयोजन, जिसका अर्थ होता है कार्यक्षेत्र या विस्तार। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। इसमें हम भौतिक राशियों, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ऊर्जा इत्यादि के अध्ययन करते हैं। तो उनके परिमाणों का परिसर, रेंज बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले भौतिकी को मुख्यतः 2 प्रभाव क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्थूल प्रभाव क्षेत्र माइक्रो डोमेन तथा नंबर 2 सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र माइक्रो डोमेन। तो भौतिकी का सबसे पहले हम लोग भौतिकी का प्रयोजन को डिस्कस कर लें, उसके बाद उत्तेजना को डिस्कस करेंगे। तो भौतिकी का प्रयोजन में भौतिकी को मुख्यतः 2 प्रभाव क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थूल प्रभाव क्षेत्र, माइक्रो डोमेन। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय मतलब आकाशीय स्तर की परिघटनाएं शामिल हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लें। स्थूल क्षेत्र में भौतिकी के स्थूल क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित, टेरेस्ट्रियल, अंग्रेजी में इसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। प्रयोगशाला लेबोरेटरी से रिलेटेड पार्थिव एवं खगोलीय मतलब आकाशीय, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं शामिल हैं। खगोलीय घटनाएं शामिल होती हैं इसमें। घटनाएं ये स्थूल क्षेत्र में शामिल होती हैं। और भौतिकी का दूसरा भाग है, दूसरा प्रभाव क्षेत्र है
सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। स्थूल प्रभाव क्षेत्र को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सूक्ष्म क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सूचना मालूम हो जाए, जानकारी। दूसरा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, इसको माइक्रो डोमेन। अब सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में नाम ही है सूक्ष्म, तो इसमें अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार के कणों का या अणुओं का अध्ययन किया जाता है, जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होता है। जैसे 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है, 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु का, नाभिक का, अणुओं का इत्यादि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम भौतिकी के सूक्ष्म क्षेत्र में करते हैं। तो इसके इसे भी नोट कर लें। सूक्ष्म क्षेत्र में परमाणुओं, अणुओं, परमाणु के मेल से अणुओं का निर्माण होता है, अणुओं एवं नाभिकों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिकों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म क्षेत्र में, भौतिकी के सूक्ष्म क्षेत्र में जो दूसरा प्रभाव क्षेत्र है भौतिकी का, उसमें परमाणुओं का, अणुओं का तथा नाभिकों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब फिर वापस लौटते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र। अब स्थूल प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन भौतिकी के किस ब्रांच में किया जाता है? भौतिकी को दो ब्रांच में ऐसे 1900 से पहले का, 1900 ईयर से पहले का भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है, तथा 1900 के बाद 1900 ईयर के बाद का, ईस्वी के बाद का भौतिकी आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है, जिसके भी दो भाग हैं मॉडर्न फिजिक्स के, एक रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम भौतिकी। तो मॉडर्न फिजिक्स के ही दो भाग हैं, रिलेटिविटी, सापेक्षवाद, और दूसरा क्वांटम भौतिकी। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र स्थूल क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़े आकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसका साइज, आकार 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा हो। तो अब भौतिकी का जो स्थूल प्रभाव क्षेत्र है, इसको हम चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल भौतिकी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जो कि 1900 ईस्वी के पहले का है। 1900 ईस्वी तक क्लासिकल भौतिकी है और 1900 के बाद का आधुनिक भौतिकी माना जाता है, 1900 ईस्वी के बाद का। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन हम किस में करते हैं? स्थूल प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन हम क्लासिकल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, और क्लासिकल भौतिकी के भी कई भाग हैं। क्लासिकल भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी की भी अनेक शाखाएं हैं। तो सबसे पहले नोट करें कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है, और चिरसम्मत भौतिकी को भी उसके भी अनेक शाखाएं हैं, अनेक भाग हैं।
जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्थूल क्षेत्र, भौतिकी के स्थूल प्रभाव क्षेत्र या स्थूल क्षेत्र का अध्ययन चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी, अंग्रेजी में इसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। अब क्लासिकल भौतिकी को भी, जैसा कि मैंने बतलाया, चीर सम्मत भौतिकी का, भौतिकी 1900 ईस्वी के पहले तक का जो भौतिकी है उसको क्लासिकल भौतिकी, 1900 तक भी क्लासिकल भौतिकी माना जाता है। तो क्लासिकल भौतिकी की भी अनेक शाखाएं हैं। अब क्लासिकल भौतिकी, हिंदी में चीर सम्मत भौतिकी, तो क्लासिकल भौतिकी की शाखाएं, भौतिकी की सबसे पहली शाखा है क्लासिकल भौतिकी का यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जो वस्तुओं या कणों की गति से संबंधित है मुख्य रूप से। लेकिन यांत्रिकी के अंतर्गत अन्य भी चीज़ों का अध्ययन उसमें शामिल है, जैसे कि जल तरंग की गति है, हवा में ध्वनि तरंग का संचरण है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी यांत्रिकी के अंतर्गत ही किया जाता है, लेकिन उसके लिए एक अलग उसमें ब्रांच है, ध्वनि तरंगे एवं दोलन, उसके अंतर्गत, लेकिन यांत्रिकी के अंतर्गत ही वो भी आता है। तो पहली शाखा है क्लासिकल भौतिकी की यांत्रिकी, जो कि जैसा मैंने कहा वस्तुओं या कणों की गति से संबंधित है, और यह आधारित है न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति के नियम, तीनों नियम तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो पहली शाखा है क्लासिकल भौतिकी की यांत्रिकी, यांत्रिकी, और अंग्रेजी में इसे मैकेनिक्स कहा जाता है, मैकेनिक्स। और यांत्रिकी किससे संबंधित है? यांत्रिकी संबंधित है, यांत्रिकी वस्तुओं या पिंडों, वस्तुओं या पिंडों, कणों या कणों का निकाय, कणों का निकाय की गति एवं उनके संतुलन, एवं उनके संतुलन, कणों का संतुलन, डेड पिंड का संतुलन पर आधारित है, पर से संबंधित है और आधारित है न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम, संतुलन से संबंधित है। तो यांत्रिकी वस्तुओं या पिंडों, कणों का निकाय की गति एवं उनके संतुलन से संबंधित है, गति से या उनके संतुलन से संबंधित है। तथा यांत्रिकी किस पर आधारित है? तथा यह मतलब यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन का गति के नियमों, न्यूटन के गति के नियमों एवं
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पर मुख्यतः आधारित है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है मुख्य रूप से, लेकिन यांत्रिकी में हम तरल गति का भी अध्ययन करते हैं, जिसके लिए अलग से फिर इसमें क्षण का विरूपण, बेंडिंग ऑफ बीम का भी स्टडी करते हैं, प्रत्यास्थता का भी, इलास्टिसिटी का भी स्टडी करते हैं, जिसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द्रव्य के गुण चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो ये सभी यांत्रिकी के अंतर्गत ही हैं। तो पास्कल का नियम, जो कि तरल से संबंधित है, तरल के संतुलन के लिए। तो यांत्रिकी में अन्य भी नियम हैं, जैसे पास्कल का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ये सभी नियम भी यांत्रिकी के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाते हैं। तो इस प्रकार यांत्रिकी का काफ़ी अधिक विस्तार है, इसका प्रभाव क्षेत्र या विस्तार काफ़ी अधिक है, इसका रेंज काफ़ी है इसमें यांत्रिकी का। अब दूसरी जो शाखा है क्लासिकल भौतिकी का, उसे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जिसमें वस्तुओं की गति का समग्र रूप से विचार नहीं किया जाता है, लेकिन उनके अवयवी कणों की संरचना या आणविक गति, पदार्थ के अणुओं की गति, उस पर विचार किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। इसके अलावा ऊष्मा का कार्य के रूप में परिवर्तन, ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में, जूल का सिद्धांत, जूल का नियम के अनुसार, जूल का संबंध के रिलेशन के अनुसार W प्रोपोर्शनल टू Q होता है, वर्क डन समानुपाती होता है ऊष्मा के, तो W GH। इसके अलावा टेम्परेचर, आंतरिक ऊर्जा, इंथैल्पी, ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर की क्रिया का, वर्किंग का, उनकी दक्षता का, तो इन सभी चीज़ों का स्टडी ऊष्मागतिकी में किया जाता है। तो सेकेंड ब्रांच हो गया क्लासिकल भौतिकी का ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स, और यह भौतिकी की यह शाखा, चिरसम्मत भौतिकी की यह शाखा ऊष्मा, ताप, आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली की क्रिया, तो इन सभी चीज़ों का स्टडी किया जाता है ऊष्मागतिकी में।
उष्मागतिकी में उष्मा ताप उष्मा का कार्य में परिवर्तन, उष्मा का कार्य में परिवर्तन निकाय की आंतरिक ऊर्जा इंट्रॉपी इंथैल्पी उष्मायन एवं प्रशीतक रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली की क्रिया तथा उनकी दक्षता इत्यादि का अध्ययन उष्मागतिकी में किया जाता है। इन सभी चीज़ों के अध्ययन से संबंधित है उष्मागतिकी, क्रिया इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है उष्मागतिकी, या इन सभी चीज़ों का इत्यादि का अध्ययन उष्मागतिकी में किया जाता है। उष्मागतिकी में उष्मा का अध्ययन किया जाता है। तो उष्मागतिकी में वस्तु के समग्र गति पर, उसकी बाहरी गति पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन उसके कणों के बीच पारस्परिक क्रिया, पदार्थ के कणों की ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय के अंदर स्थित कणों के बीच पारस्परिक आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा उनकी गति के कारण निकाय के अंदर कण गतिशील भी होते हैं, अनुगतिशील भी होते हैं। जैसे कोई बेलन है, बेलन के अंदर गैस है, तो गैस के अणु बेलन के अंदर गतिशील होते हैं। तो उसमें हम बाहरी निकाय की गति पर तो विचार नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर स्थित जो चीज़ें हैं या अंदर स्थित जो जैसे गैस अणु है, तो उसके गति पर विचार जरूर करते हैं। तो उष्मागतिकी में तो बाहरी गति का, वस्तु के या निकाय की बाहरी गति पर विचार नहीं होता, लेकिन उसके अंदर स्थित उसके अवयवी कणों या अणुओं की गति पर, उनके बीच पारस्परिक क्रिया, आकर्षण, उनकी ऊर्जा, ताप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है उष्मागतिकी शाखा में। अब तीसरा जो ब्रांच है चीर सम्मत भौतिकी या क्लासिकल भौतिकी का, वह है वैद्युत गतिकी, जो कि विद्युतीय तथा चुंबकीय, मतलब आवेशित, विद्युत आवेशित तथा चुंबकीय कणों के या वस्तुओं के का अध्ययन से संबंधित है वैद्युत गतिकी। तो थर्ड ब्रांच क्लासिकल भौतिकी का, अभी हम क्लासिकल भौतिकी की शाखाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड शाखा है क्लासिकल भौतिकी का वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी या विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हिंदी में, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह वैद्युत गतिकी, यह विद्युतीय मतलब आवेशित तथा यह विद्युतीय तथा चुंबकीय कणों या वस्तुओं की गति से संबंधित विज्ञान की भौतिकी की शाखा है। ठीक है, यह आवेशित वस्तुओं या आवेशित कणों या वस्तुओं एवं चुंबकीय पदार्थों की गति पर आधारित या गति से संबंधित भौतिकी की शाखा है। चीज संबंध भौतिकी की शाखा है, जिसके नियम जो बेसिक लॉ हैं, जिसके मौलिक नियम कूलॉम, आर्स्टेड, एम्पियर एवं फैराडे द्वारा दिए गए, जिन्हें मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरणों, जिसे मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण, मैक्सवेल्स फील्ड्स इक्वेशन कहा जाता है, द्वारा दिए गए, जिन्हें मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरणों द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान किया, जिन्हें मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरण, जिसमें 2 वैद्युतिकी से हैं तथा 2 चुंबकत्व से, 4 समीकरणों द्वारा जिन्हें मैक्सवेल ने भौतिकी वैद्युत गतिकी से संबंधित जो मूल नियम है वह कूलॉम के द्वारा दिए गए, आर्स्टेड, एम्पियर एवं फैराडे द्वारा दिए गए, जिन्हें मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरणों द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की, उन्हें सही पाया। इसके अलावा विद्युत चुंबकत्व में, इसके अलावा मैक्सवेल का यह मानना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसके द्वारा प्रकाश को भी इस शाखा में, विद्युत चुंबकत्व की शाखा में, विद्युत चुंबकत्व में प्रकाश को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया विद्युत चुंबकत्व में। तो इस प्रकार इसमें रेडियो तरंगों का गमन, उसका भी इसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। रेडियो तरंग का गमन, रेडियो तरंगों का आयनोस्फीयर, आयन मंडल के द्वारा परावर्तन, तो इसका भी स्टडी हम इसी ब्रांच में, विद्युत चुंबकत्व ब्रांच में करते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व वास्तव में विद्युतीय, चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें तीनों को मिला करके, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो कि मैक्सवेल द्वारा यह बतलाया गया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका स्वभाव अनुप्रस्थ होता है। तो ये तीनों चीज़, मतलब वैद्युतिकी, उसके अलावा चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये तीनों इसी एक अकेले विद्युत चुंबकत्व में के
चिरसम्मत भौतिकी की शाखा विद्युत चुंबकत्व में शामिल है, जिसमें हम चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति उसका भी अध्ययन करते हैं। उसके अलावा रेडियो तरंगों का आयन मंडल द्वारा परावर्तन, उसका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व में ही करते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी शाखा है, अंतिम शाखा क्लासिकल भौतिकी का, वह है प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूरबीन की कार्यप्रणाली या सूक्ष्मदर्शी की कार्यप्रणाली, ये सभी इसी शाखा के अंतर्गत आते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत ही। तो चौथी शाखा है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स। और यह, जैसा कि नाम है, प्रकाशीय घटनाओं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सभी चीज़ों से संबंधित है। यह प्रकाशीय घटनाओं से संबंधित चिरसम्मत भौतिकी की शाखा है। घटनाओं से संबंधित चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की शाखा है। और इस शाखा में, चिरसम्मत भौतिकी की शाखा प्रकाशिकी में, हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन करते ही हैं। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी, जैसे संयुग सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसके अलावा दूरबीन, खगोलीय दूरबीन मतलब परावर्तक दूरबीन तथा अपवर्तक दूरबीन, तो उसकी कार्यप्रणाली का भी अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंतर्गत ही करते हैं। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय चीज़ों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी दूरबीन की सहायता से, दूरबीन इत्यादि की कार्यप्रणाली का या क्रियाविधि का, कार्यप्रणाली का अध्ययन प्रकाशिकी में ही किया जाता है। इस प्रणाली का अध्ययन प्रकाशिकी में ही किया जाता है। प्रकाशिकी के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन इत्यादि की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी ब्रांच, सभी शाखाएं चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। इस प्रकार स्थूल प्रभाव क्षेत्र में क्लासिकल भौतिकी के विभिन्न शाखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और अंत में प्रकाशिकी के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जो कि क्लासिकल भौतिकी का ही एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। और जिसमें कि प्रकाश की घटनाओं का, से संबंधित घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी में किया जाता है।
और हम जानते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश की सहायता से प्रकाशीय घटना प्रकाशिकी में हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म चीज़ों को बड़े आकार करके देखते हैं, उसका विशालित प्रतिबिंब देखते हैं बड़ा आकार करके, जिसमें कि एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, एक वस्तु लेंस तथा दूसरा नेत्रिका। इसी ढंग से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देख सकते हैं। 10⁻⁸ मीटर तक के आकार की चीज़ों को आसानी से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जो कि वह भी प्रकाशीय घटना पर ही आधारित है। और दूरबीन की सहायता से हम दूरस्थ चीज़ को, पृथ्वी पर ही दूर स्थित चीज़ को देख सकते हैं पार्थिव दूरबीन की सहायता से या गैलीलियो दूरबीन की सहायता से, लेकिन खगोलीय चीज़ों को देख सकते हैं हम अपवर्तक दूरबीन, खगोलीय दूरबीन जो कि अपवर्तक दूरबीन है, तथा परावर्तक दूरबीन जिसमें कि अभिदृश्यक के रूप में बड़े आकार का, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो खगोलीय चीज़ों को देख पाते हैं हम विशालित करके, विशालित प्रतिबिंब उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं दूरबीन की सहायता से। अब सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में, जैसा मैंने पहले ही बतलाया कि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में, जो कि भौतिकी का दूसरा प्रभाव क्षेत्र है, इसमें सूक्ष्म चीज़ों का, जैसे कि परमाणुओं का, अणुओं का, नाभिकों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि भौतिकी के सूक्ष्म क्षेत्र में हम आणविक, परमाणविक तथा नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिनके आकार काफ़ी सूक्ष्म 10⁻⁻6 मीटर से भी छोटा होता है। अतः इन घटनाओं को क्लासिकल फिजिक्स द्वारा या चिर सम्मत भौतिकी द्वारा या स्थूल प्रभाव क्षेत्र में इन चीज़ों का अध्ययन करना संभव नहीं है। चिर सम्मत भौतिकी द्वारा इन घटनाओं की व्याख्या, मतलब परमाण्विक, आणविक तथा नाभिकीय घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। अतः इन सभी घटनाओं को केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है। अतः सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जो कि दूसरा प्रभाव क्षेत्र है, उसका अध्ययन हम क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत या क्वांटम भौतिकी में किया जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लें कि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन क्वांटम भौतिकी में किया जाता है, जो कि आधुनिक भौतिकी का एक भाग है। आधुनिक भौतिकी का पहला भाग सापेक्षवाद है, रिलेटिविटी, तथा दूसरा भाग क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स अंग्रेजी में कहा जाता है, में किया जाता है। तो भौतिकी के इन दोनों प्रभाव क्षेत्रों, स्थूल प्रभाव क्षेत्र तथा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र को डिस्कस करने के बाद
अब हमें भौतिकी में जिन प्रमुख राशियों का अध्ययन हम करते हैं, जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ऊर्जा है, तो इन सभी के परिमाणों का काफ़ी अपार परिसर है, काफ़ी विस्तृत परिसर है। तो यह कहा जा सकता है कि वास्तव में भौतिकी का जो कार्यक्षेत्र है वह काफ़ी विस्तृत है। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र वास्तव में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्योंकि जिन राशियों का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है उनका परिसर, जैसे कि द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ऊर्जा है, तो इन सब का अपार परिमाण का, इन सभी के राशियों के परिमाणों का अपार परिसर है। मतलब काफ़ी बहुत बड़ा परिसर का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र वास्तव में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। अब जैसे कि अगर हम देखें सबसे पहले द्रव्यमान का परास, भौतिक राशि द्रव्यमान का परिसर, रेंज। तो यह सबसे कम द्रव्यमान, सबसे सूक्ष्म चीज़, सबसे कम द्रव्यमान जिसमें भौतिकी का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान का ऑर्डर 10⁻³ kg, 10 का घात -30, 10 पर -30 घात पावर। तो द्रव्यमान का परिसर हो गया 10⁻³ किलोग्राम किग्रा। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का रेंज है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम kg होता है। तो ये उसी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग ऑर्डर है 10⁻³ kg। सबसे न्यूनतम द्रव्यमान जो स्टडी करते हैं भौतिकी में, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एवं सबसे अधिक जो द्रव्यमान है ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का द्रव्यमान, वह है ब्रह्मांड का जो उपलब्ध है पूरे विश्व, उसका द्रव्यमान 10⁻55 kg, 10⁻55 किलोग्राम। ये पूरे ब्रह्मांड का हो गया, पूरे विश्व का जो उपलब्ध विश्व है उसका द्रव्यमान इतना है 10⁻15 kg अधिकतम, और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम। दूसरा, लंबाई या दूरी का अध्ययन भी भौतिकी में करते हैं। तो लंबाई या दूरी का परिसर, रेंज, परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है, और ये भी परिसर काफ़ी बड़ा है। सबसे कम आकार, सबसे कम दूरी जिसका अध्ययन करते हैं भौतिकी में, वह परमाणु का नाभिक है, जो कि जिसका साइड 10⁻−15 मीटर ये साइज है परमाणु का। ये परमाणु के नाभिक का आकार है से कितना तक, से 10⁻26 मीटर, 10⁻26 मीटर, जो कि ब्रह्मांड का आकार है, पूरे विश्व का आकार है, उपलब्ध विश्व का 10⁻26 मीटर। और सबसे कम लंबाई, कम दूरी का मापन भौतिकी में अध्ययन किया जाता है, वह 10⁻−15 मीटर है, जो नाभिक का आकार है, और 10⁻26 मीटर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का साइज है, आकार है। और उसी ढंग से समय का भी हम देख सकते हैं। समय का परिसर भी काफ़ी विस्तृत है। समय का परिसर भी स्टार्ट होता है 10⁻⁻, सबसे न्यूनतम समय 10⁻−22 सेकेंड को एस संकेत से डिनोट किया जाता है अंग्रेजी में, 10⁻22 सेकेंड। और यह समय है प्रकाश द्वारा परमाणु के नाभिक को पार करने में लगा समय। तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश द्वारा परमाणु के नाभिक को पार करने में लगा समय
नाभिक को पार करने में लगा समय यह न्यूनतम समय है, जो कि 10⁻⁻22 सेकेंड है, और अधिकतम समय 10⁻18 सेकेंड, जो कि सूर्य की आयु है, एज ऑफ द सन। तो 10⁻22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड ये परिसर हो गया समय का, जिसका कि हम भौतिकी में अध्ययन करते हैं इन सभी राशियों का। तो काफ़ी बड़ा रेंज है, जैसा कि यहाँ हमने इसे दर्शाया भी है। अब भौतिकी का कार्यक्षेत्र प्रयोजन के बाद अंत में उत्तेजना। उत्तेजना का भौतिकी के से क्या संबंध है, भौतिकी की प्राकृतिक घटनाओं से क्या संबंध है, ये भी हमें देखना होगा। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक लगाव है भौतिकी का, उत्तेजना का भौतिकी से या भौतिकी में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से। तो उत्तेजना, जिसे अंग्रेजी में एक्साइटमेंट कहा जाता है, चूँकि भौतिकी में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और ये प्राकृतिक घटनाएं केवल उत्तेजनापूर्ण ही नहीं हैं बल्कि शिक्षाप्रद भी हैं। इन घटनाओं की व्याख्या, इन प्राकृतिक घटनाओं से, भौतिकी में इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से भौतिकी में अनेक चीज़ों का आविष्कार हुआ, या इसके अलावा भौतिकी में अनेक नियम या सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं को देखकर इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से, जैसे कि पेड़ से फल गिरने की घटना, सेब गिरने की घटना को देख करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया। इसके अलावा जेम्स वाट ने भाप द्वारा केतली का ढक्कन, भाप द्वारा केतली के अंदर जल रख करके, पानी रख कर उसे गर्म किया जाए, तो जब पानी काफ़ी गर्म हो जाता है तो भाप बनता है, और केतली का ढक्कन को अगर ढीला रखा जाए तो वह ढक्कन में गति हो जाती है। उस भाप के द्वारा वह भाप केतली के ढक्कन पर बल आरोपित करता है, दाब आरोपित करता है, जिसके कारण केतली के ढक्कन में गति उत्पन्न हो जाती है भाप के द्वारा। तो इस गति को देख करके, भाप द्वारा केतली की ढक्कन की गति को देखकर जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। तो ये घटनाएं वैसे तो उत्तेजनापूर्ण हैं, रोमांचक हैं, लेकिन इन घटनाओं को ही देख करके अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक चीज़ों का आविष्कार कर दिया। इसके अलावा भौतिकी में अनेक नियम या सिद्धांत प्राप्त किए गए। तो इसे आप नोट करें आप लोग। भौतिकी में जिन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वे जिन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वे न केवल उत्तेजनापूर्ण बल्कि शिक्षाप्रद भी होती हैं। न केवल उत्तेजनापूर्ण एक्साइटिंग, न केवल उत्तेजनापूर्ण बल्कि शिक्षाप्रद भी होती हैं, परंतु शिक्षाप्रद भी होती हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा, पेड़ से फल गिरने की घटना को देखकर हमें गुरुत्व का ज्ञान हुआ, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई न्यूटन द्वारा। उसी ढंग से केतली का ढक्कन की भाप द्वारा गति देख करके भाप इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट द्वारा। परंतु शिक्षाप्रद भी होती हैं ये प्राकृतिक घटनाएं, शिक्षाप्रद भी होती हैं, मतलब इनसे अनेक भौतिकी में अनेक चीज़ों का आविष्कार होता है या अनेक नियम प्राप्त किए गए हैं इन घटनाओं को देख करके, शिक्षाप्रद भी होती हैं।
इन घटनाओं की व्याख्या से भौतिकी में अनेक चीज़ों का आविष्कार, जैसा कि एग्जाम्पल में भी मैंने बतलाया, तथा भौतिकी में अनेक नियम भी प्राप्त किए गए हैं और भविष्य में भी किए जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में तो प्राकृतिक घटनाएं हमेशा घटित होते रहती हैं। इसलिए नए नए प्रेक्षण होंगे, नए नए नियम प्राप्त होंगे भविष्य में भी। इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से, इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से भौतिकी में अनेक नियम या सिद्धांत प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए गए हैं। अब उन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट कर लें, जैसे पेड़ से फल गिरने की घटना, पेड़ से सेब गिरने की घटना। पेड़ से सेब गिरने की घटना को देखकर गुरुत्व का ज्ञान होता है, हमें गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। पेड़ से सेब गिरने की घटना से गुरुत्व का ज्ञान होता है, हमें गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। गुरुत्व, ग्रेविटी, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्व कहा जाता है। जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व का ज्ञान होता है। द्रव के बूंदों के गोलाकार होने से पृष्ठ तनाव की जानकारी मिलती है। पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है, जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो इसके लिए वह द्रव अपने आकार को गोलाकार कर लेता है, क्योंकि एक दिए गए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो द्रव की बूंदों जैसे जल की बूंद है, बूंदों के गोलाकार होने से पृष्ठ तनाव की जानकारी मिलती है। गोलाकार होने से पृष्ठ तनाव की परिभाषा इसी से मिलती है। द्रव बूंदों के गोलाकार धारण करने के कारण पृष्ठ तनाव की जानकारी मिलती है। इसी ढंग से विद्युत का अध्ययन करने से विद्युत जनरेटर तथा मोटर का आविष्कार हुआ, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो द्रव की बूंदों के गोलाकार होने से पृष्ठ तनाव की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विद्युत के अध्ययन से विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित विद्युत डायनमो, जनरेटर एवं मोटर का आविष्कार हुआ। तो विद्युत के अध्ययन से विद्युत जनरेटर या डायनमो, विद्युत जनरेटर या डायनमो एवं मोटर का आविष्कार हुआ। इत्यादि। तो इस ढंग से बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख उदाहरण का जिक्र मैंने किया। तो विद्युत के अध्ययन से विद्युत जनरेटर एवं विद्युत मोटर का आविष्कार हुआ। विद्युत मोटर का आविष्कार हुआ। तो जो प्राकृतिक घटनाएं जिनका अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं, वे उत्तेजनापूर्ण या रोमांचकारी होती हैं। उनके अध्ययन से भौतिकी में
भौतिकी का विकास हुआ, मतलब भौतिकी में अनेक चीज़ों का आविष्कार हुआ या अनेक नियम या सिद्धांत दिए गए। तो इसी के साथ, इसी डिस्कशन के साथ यह वीडियो भाग 2 क्लास 11 अध्याय 1 चैप्टर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।